नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। शुरुआत कर लेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कुल मिलाकर 182 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रखी है, बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की ओर से ये सूची जारी की गई है, पत्रकारों को जानकारी दी गई है। और बड़ी बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पिछली बार 2 सीटों पर वो लड़े थे, इस बार वाराणसी से लड़ेंगे, ये क्लियर है। और मथुरा से हेमा मालिनी ही रखेंगी। गांधीनगर से आडवाणी का टिकट कट गया है, एल के आडवाणी नहीं लड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, गांधीनगर से। तो बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। आखिरकार 3 दिन के मंथन के बाद बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 3 दिन बैठकें की गई। अमेठी से स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। हालांकि पिछली बार भी वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन हारी थी। राज्यसभा से उनको भेजा गया। केंद्र में भारत सरकार में मंत्री भी फिलहाल हैं। बरेली से संतोष गंगवार रखेंगे पार्टी की ओर से। लखनऊ से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर से मैदान में हैं। और उन्नाव से साक्षी महाराज, जिनके टिकट कटने को लेकर चर्चाएं रखी थी, उनका टिकट कटा नहीं है, वो एक बार फिर से मैदान में हैं पार्टी की ओर से। नागपुर से एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो ये वो बड़े नाम थे जो कि बीजेपी के बड़े नेताओं के तौर पर जिनको देखा जाता है। गाजियाबाद से केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह एक बार फिर से बीजेपी की ओर से मैदान में हैं। तो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से पूनम महाजन को टिकट दिया है पार्टी ने। तो आखिरकार मैराथन मीटिंग्स के बाद ये पहली सूची जारी कर दी गई है। 182 नाम घोषित किए गए हैं। लखीमपुर से प्रधान बरवा चुनाव लड़ेंगे पार्टी की ओर से। तो पूरी सूची आपको खबरें अभी तक ये दिखा रहा है। और यूपी के 77 नाम जो हैं घोषित किए गए हैं। इसके अलावा गुजरात के 6 हैं, जिनमें खास बात यह है कि गांधीनगर से पार्टी के वरिष्ठ नेता एल के आडवाणी इस बार मैदान में नहीं होंगे। उनका टिकट कटा के उनकी जगह ली है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख अमित शाह ने। तो अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। तो यूपी की 77, गुजरात की 6 और इसके अलावा भी नाम जो हैं घोषित किए गए हैं। कुल मिलाकर 182 की जो लिस्ट है उसमें पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही मैदान में है। इस बार संसदीय क्षेत्र वाराणसी जो उनका रहा। पिछली बार हालांकि वडोदरा से भी उनकी ओर से चुनाव लड़ा गया था, लेकिन इस बार एक ही सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। और कर्नाटक की अगर बात की जाए, कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ से अनंत कुमार हेगड़े हैं पार्टी की ओर से मैदान में। बेंगलुरु साउथ में तेजस्विनी अनंत कुमार हैं पार्टी के उम्मीदवार। और नॉर्थ की अगर बात करें, सदानंद गौड़ा हैं बीजेपी के उम्मीदवार जो कि मैदान में रखेंगे। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो आपको पहले भी बताया, नागपुर से नितिन गडकरी हैं, चंद्रपुर से हंसराज अहीर हैं। और बीड की बात करें तो प्रीतम मुंडे हैं पार्टी की ओर से। यूपी चूंकि सबसे ज्यादा सियासी महत्व रखता है, 80 सीटों वाला सबसे ज्यादा सीटों वाला सबसे बड़ा राज्य, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता बड़े धुरंधर यहां मैदान में रखेंगे। लखनऊ से राजनाथ सिंह, एक बार फिर से आपको बता दें, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान रखेंगे। मुरादाबाद से सर्वेश कुमार हैं। अमरोहा से कंवर सिंह तंवर रखेंगे। बागपत से डॉक्टर सत्यपाल सिंह। गाजियाबाद से केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह। और गौतम बुद्ध से महेश शर्मा। इनके अलावा मथुरा से हेमा मालिनी जो कि पार्टी की सांसद रखी फिलहाल तक भी, एक बार फिर से उनको टिकट देंगे। बरेली से संतोष गंगवार, उरेटा से राजवीर सिंह। इनके अलावा गाजीपुर से मनोज सिन्हा पार्टी की ओर से मैदान में हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। तो आखिरकार पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसी सूची पर और इन्हीं नामों को लेकर हम चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता हैं हमारे साथ डॉक्टर आनंद सनवारिया जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता हैं तरुण भंडारी साहब, बहुत स्वागत है आपका। जेजेपी से प्रवक्ता हैं हमारे साथ भाग सिंह दमदमा जी, स्वागत है सर आपका। एलएसपी से प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में है देवान सिंह भाटीवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह जाधव जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा इनेलो से हम फोन लाइन पर जुड़ने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करेंगे आनंद सनवारिया जी आपसे सर। सबसे पहले विपक्ष ने इस लिस्ट को देखते ही कहा कि एल के आडवाणी जी का टिकट काट दिया आप लोगों ने। ज्योति जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल पे आऊं, मैं हरियाणा निवासियों को आज रंग के महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके साथ ही जो ये बिगुल बजा है और जो राजनीति का, डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2019 का जो इलेक्शन है एक बड़ा यूनिक सा इलेक्शन है। आपने कहा कि विरोधी कहने लगे
कि देखिए हमने अडवाणी जी का टिकट काट दिया। मैंने कहा इनकी स्मृति भी भूलते जा रहे हैं। देखिए इनकी याददाश्त को पता नहीं क्या हो गया है, क्या नहीं हो। अडवाणी जी ने, सुषमा जी ने, आपके सब कुछ लोगों ने इतने दिन पहले कह रखा था कि हम लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ना है। अच्छा। तो ये कहते रहे काट। देखिए 90 करोड़ मतदाताओं ने, जिसमें 1.5 करोड़ यंग जो पहली बार मतदान करने आ रहे हैं, हरियाणा में 12 मई को आएंगे वगैरह वगैरह, सारे 7 फेज में, वो एक्साइटेड हैं कि उनको 5 साल के बाद फिर मौका मिल रहा है एक सशक्त सरकार देने का, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन ले सके, जो गवर्नमेंट पैरालिसिस में पड़ी थी इतने सालों तक, वो डिसीजन ले सके, उसमें वो एक्साइटेड हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की 350+ सीट्स के साथ गवर्नमेंट बनेगी। उनको ऐसा नेता चाहिए जो देश की सुरक्षा और सुषमता को अखंड रख सके। ऐसा नेता चाहिए दुश्मनों के साथ जाकर के अंदर दुश्मन मार करके आए। तो और आज ये नहीं कि सदन के ऊपर अटैक हो रहा है और यूएनओ में चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई हमारे पे अटैक हो गया, कुछ ना कुछ करिए। तो अब का मतदाता बिल्कुल क्लियर हो गया है। आने वाले महोत्सव में जो वे टिकट 182 अभी डिक्लेयर की है, आने वाले दिन में पूरा कर दी जाएंगी और 543 सीट पे हम लड़ने वाले हैं। भंडारी साहब, हालांकि आप लोग आगे चल रखे थे लिस्ट जारी किए जाने में, अब फिलहाल बीजेपी ने भी पहली सूची जारी कर दी है, क्या कहेंगे? वो इनका अपना अधिकार है। सूची तो आनी थी ज्योति जी, बिल्कुल। क्योंकि सबने चुनाव लड़ना, किसी की पहले आएगी किसी की बाद में आएगी। जो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का पॉलिटिकल भाषण सुन रहा था, उसमें ये कोई भी ऐसी बात नहीं बता पाए कि प्रधानमंत्री ने क्या किया। मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल पहले जो लोगों के साथ वादे किए, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। मैं बताऊंगा, बड़ी बड़ी भाषणों में उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। बताएं, क्रूड ऑयल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम होने के बावजूद 23 बार एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है और तेल पहले से ज्यादा दामों पे मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात। और उसके बाद आप सिलेंडर देख लिए, सिलेंडर के दाम कितने बढ़े। हर चीज पे इन्होंने महंगाई कंट्रोल करने में बिल्कुल खत्म हो गए। अगर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात करूं, किसानों के ऊपर इन्होंने इतना अत्याचार किया। पहली बार खाद थानों में बिकवाई और उसके ऊपर एक बीमा जो बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा देने के लिए इन लोगों ने सरकार बनाई है, उन लोगों को फायदा नहीं देके किसानों को मारने का काम किया। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट ये कहते हैं हमने लागू कर दी, परंतु 20 फरवरी 2015 को केंद्र सरकार हल्फनामा देती है सुप्रीम कोर्ट में कि हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। काला धन की बात करते थे कि 15 लाख हर के अकाउंट में आएगा। काला धन आना तो दूर की बात, आप देखिए नोटबंदी के बाद 2017 में 50% स्विस बैंक में और पैसा जमा हो जाता है, ये सरकार उसमें भी नाकाम रही। नीरव मोदी, आप देखिए मेहुल चोकसी, माल्या, किस ढंग से ये चौकीदार, इतने चौकीदार हैं इस देश में, फिर भी वो बाहर चले जाते हैं। नीरव मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी सरकार आज आचार संहिता लगी है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। और अगर इन्होंने किया है, मैं ये भी पूछना चाहता हूं, अगर ये उसकी वाहवाही लूटती है तो क्या चुनाव के कारण किया गया? पहले क्यों नहीं किया गया? मित्रता निभाई गई, चुनाव के बाद फिर कोई और रंग होगा, ये भी देखने वाली बात है। ये भी बहुत बड़ा आरोप है। अगर ये कहे कि उसमें भी इनका कोई जोर था, तो आज क्या कारण है कि क्योंकि चौकीदार लगातार चौकीदार के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, तो चौकीदार क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? 1,54,000 करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया जाता है, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया जाता। ये सरकार है। दूसरी तरफ ये आप मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, स्टार्टअप इंडिया, नमामि गंगे, कितने इन्होंने वादे किए, कोई भी एक वादा बता दे कोई इन्होंने पूरा किया। आज ये सरकार विफल है। ये गऊ बछड़ा, कभी ये अगर चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान या हमारी सेना का सहारा लेना चाहते हैं, गलत है। इनके पास अपने विकास का कोई भी एजेंडा नहीं है, ये बताना चाहते हैं। तो जारी करनी ही थी, लिस्ट जारी कर दी गई, लेकिन आप लोग मुद्दों से दूर चल रहे थे क्योंकि विकास नहीं करवाया गया। आप पीएम की तारीफ करते थे, पैनल पर भंडारी साहब कहते थे कि ना पीएम ने काम किया ना भारत सरकार ने काम किया। मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल आप। हाँ ज्योति जी, मेरे साथी ने आक्षेप लगाया मेरे पे कि मैं आज पॉलिटिकल भाषण कर रहा हूँ। इनको भूल जाते हैं, मेरी स्मृति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज की डिबेट देखिए, मैं चुपचाप सुन रहा था, आप सुनने का मादा रखिए। देखिए आज की डिबेट सिर्फ लिस्ट के ऊपर हो रही थी, पॉलिटिकल भाषण इन्होंने दिया। जो मुद्दे इन्होंने गिनाए, मैं ये कहना चाह रहा हूं विपक्ष में, चलो इसके बाद अब सुनिए,
अब 40 या 48 सीट तो आपकी है कि नहीं है? पॉलिटिकल अरे आप बोलिए, आप मेरे डायलॉग मुद्दों नहीं का कर सकते दीजिए। आप मेरे मुद्दों का देखिए जवाब ज्योति जी अभी दीजिए। तो बोलिए, डायलॉग मत ये करो, हमारे दीजिए। 48 या 44 आपके आप जो होते सुनिए, हैं, हम बात आप करना सुनिए, चाहें। सुनिए, फिर आप मेरी बात सुनिए, डिबेट में मैं बता रहा हूँ, ये कोई जवाब नहीं देंगे, ये मैं लोगों जवाब को दे रहा जवाब हूँ। नहीं देंगे, ज्योति जी नरेंद्र जवाब मोदी सुनने कोई की काम नहीं कर ताकत पाए, नहीं है, तो मैं बता मैं जवाब ये दीजिए, मैं जवाब ये दीजिए, जो मैं मैंने- जवाब दे रहा हूँ। बताइए। देखिए बताइए। मैं आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, जनता देख रही है, देख रही है। देखिए, जनता आप देख रही है, देखिए, आपको बिल्कुल ज्योति देख जी, रही है, बताइए। ज्योति जी, ये इन सब आरोपों का जवाब देने की जगह कहाँ होती है? लोकतंत्र में संसद तो होती है। आप किस लिए आए? अरे भारतीय सुनिए, जनता पार्टी का पक्ष क्या बात है बताइए, ये काम किया। देखिए, आप वो जनता को संसद में बताने में आरोप लगाए, इन्होंने आप हमारे दीजिए। ऊपर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे, सारा जवाब दिया था। मैं आरोप और फिर आप ज्योति जी, मैं आरोप लगा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये काम नहीं हुआ। आप बता दें कौन सा काम किया। अरे आरोप, आप 2023 अरे आरोप तो आप लोग कभी गंगे, कभी कुछ, कभी किसी में जाओगे, राम मंदिर बातें करिए। आप झूठ बोलना बंद 2023 करें। में फिर आ जाइए। आप सिर्फ और आपको सिर्फ नॉन 23 19 छोड़िए, आप 23 19 15 को आप बोले, 2018 में क्या हुआ? आरोप लगाए नॉन हैं। कॉन्फिडेंस जो लेके आइए। मैंने आरोप लगाए हैं, 2023 में उनके फिर जवाब देने का लेके काम आइए। करें आप। जनता देख घुमाए रही है। नहीं, अब 4 तक घुमाए नहीं, पहुंचने आप घुमाए नहीं। आपका यूपी आप में क्या घुमाए, हुआ? छोड़िए। अरे यूपी में हमारा 7 क्या सीट बताएं, छोड़ करके आपने आए हो। जनता के साथ क्या कांग्रेस किया? वाले आप जनता के साथ- बीएसपी कहती है ये हमें देखिए, सब- एक हमें- भी बात का क्या जवाब बात- नहीं दे जवाब पाए। दे चुके हैं, एक चीज का जवाब दे चुके हैं। बताएं कौन सा अरे जवाब? महंगाई कम हुई क्या? सारा जवाब दे बताएं, चुके हैं। बताओ, 2023 में बताओ, फिर आ जाना, बताओ। नॉन कॉन्फिडेंस लेके आ जाना। आप किस यूपी हंकार में घूम आज रहे हो? यूपी में आप तो किस जो है, हंकार में घूम यहाँ रहे हो? तक के 7 2023 पहले हमने 19 की लड़ाई को पर लड़ लो। छोड़ चलिए, दिए। 23 की कहाँ कहती लड़ाई है लड़ रहे हो? कि तुम्हारे को कोई तुम्हारा छोड़ने की देखिए, क्या अब बात क्या कर रहे हो? होती है, बीएसपी अरे क्या कहती है, वो ज्योति जी क्या कहती है, करेगी? मैंने पूछा। पार्लियामेंट में मैंने आरोप अभी तक लगाया, आप- उसका जवाब दीजिए। वो आपको आप जवाब क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आपकी नहीं है? पार्टी मैं कहा थी जनता सुन 4.5 ले, विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, जनता के हित से जुड़े सवाल जो आपने वादे किए थे वो याद करवा हार चुके हैं। हम याद करवा चुके हैं। आपको याद है तो वो बातें नॉन कॉन्फिडेंस बताएं। में क्या हुआ? आप मेरी आवाज दबा नहीं सकते, नहीं, जनता की आपकी आवाज आवाज आप जनता- पहुंचाएं। हाँ, आप बताएं जो बिल्कुल। मैंने मुद्दे उठाए हैं वो हम तो कहाँ ये गए? कह रहे हैं 4.5 साल कहाँ थे रक्षा आप? मंत्रालय तो से मुद्दे फाइलें वाले गायब हो आप जाती हैं। कहाँ थे? आप ये कहाँ के सवाल- चौकीदार हैं? आपको 300 किलो आरडीएक्स आ जाते हैं, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। कहाँ के चौकीदार हैं आप? दर्शक नहीं सुन पा रहे आप, प्लीज इसलिए क्या सुनने के लिए तो जब मैं बोलता हूँ तो बोलेंगे तो दर्शक सुन हम पाएंगे ना। कह बहुत रहे हैं, जल्दी देखिए आप ज्योति जी, ये मुद्दों का जवाब हम A to Z दे चुके हैं पार्लियामेंट में, और वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन फिर हिम्मत 2023 में ले आना। मुद्दों का जवाब तो जनता को भी दीजिएगा ना। हाँ, चुनाव नहीं, में क्या अभी हम तो ये कह रहे चुनाव हैं, घोषित हो चुके हम हैं। वो क्या साइए किया, क्या कहा गया था, क्या किया गया, ये इनके जवाब मुद्दे देना होगा। सारे झूठे हैं, जनता जानती है। अच्छा। अब सिर्फ 15-20 दिन की बात है, वो बता देगी कि कौन सच है और कौन झूठ है। चिल्लाने से काम नहीं सब आएंगे चलता। आपके पास। उससे पहले उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हैं, राव शाफत अली। क्या लगता है कि राव, जो नाम जो घोषित किए गए हैं पार्टी की ओर से लिस्ट में, किस तरह से देखते हैं, कितने मजबूत दावेदार हैं? हाँ, जो कि देखिए बड़ी शिद्दत से इंतजार था राजेंद्र की किसका नाम आएगा किसका नहीं आएगा। उत्तराखंड की बात करते हैं जो कि, तो यहाँ 5 सीटें बची हैं लोकसभा की। पहली हरिद्वार सीट है, पौड़ी गढ़वाल है, नैनीताल है, अल्मोड़ा और टिहरी। अब हरिद्वार की अगर बात करते हैं, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, लेकिन हरिद्वार चूंकि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से मिलता हुआ एक इलाका है और ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। डॉक्टर निशंक जो पूर्व मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, उन्हीं को यहाँ पर इस बार भी लोकसभा का टिकट मिला है। उसके साथ साथ ही यहाँ जो बड़े चेहरे थे, वो मदन कौशिक जो यहाँ के सिटिंग विधायक है, वो भी दौड़ में थे। वो चाहते थे कि इस बार वो लोकसभा का चुनाव हरिद्वार में, लेकिन वो इस दौड़ में पीछे रह गया। डॉक्टर निशंक जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हीं के ऊपर विश्वास जताया इस बार भी पार्टी ने, डॉक्टर निशंक को यहाँ से टिकट मिला है। अगर पौड़ी गढ़वाल की बात करते हैं तो एक नया चेहरा यहाँ है, तीरथ सिंह रावत। हालांकि यहाँ से बीसी खंडोड़ी पहले सांसद थे, लेकिन तीरथ सिंह रावत चूंकि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पूर्व के, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो अपने पदों को संभाल रहे हैं। लेकिन इस बार उम्मीद थी कि तीरथ सिंह रावत को ही टिकट मिलेगा, तो वो अपनी उम्मीद को खराब भी उतरे, उन्हीं के नाम पर। नहीं, अब अगर नैनीताल की बात करते हैं, प्लीज ऐसे नहीं, आप दोनों से देखेगी तुमको। नहीं, कांग्रेस के कल्चर में आना चाहते हो, वही चाहते हो। आप दोनों से चलो, ये तो होता रहता देखिए, है। दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं, क्या क्या संदेश दे रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर? आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी जी, आप संदेश क्या दे रहे हैं दर्शकों को? ये बड़ी बात है ना, आपकी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप लोग पैनल पर रखे हैं, उसके बाद अगर इस तरह की बातें करेंगे। वाडीवाल जी, अभी हरियाणा में भी लिस्ट जारी की जानी है, क्या लगता है कि बीजेपी की लिस्ट को देखकर कितने दमदार आपको लगता है कि जीत की दावेदारी इन उम्मीदवारों की रहेगी? ऐसे ज्योति जी, जैसे
ये लिस्ट जारी हुई है, इससे भी आपको अंदाज़ा हो ही गया है कि जो है कि भी कुछ नाम काटे गए हैं। और इसी तरह से हरियाणा में बीजेपी का प्रयास ये रहेगा कि किसी भी तरह से बाई हुक और क्रुक ये इलेक्शन जीता जाए। अच्छा, इन मर्यादा से हट के भी ये जो है काम करेंगे। कैंडिडेट पिछले इलेक्शन में जैसे इंपोर्ट किया, इस बार इंपोर्ट करेंगे। ताज़ा आज का उदाहरण है इनेलो के विधायक श्री रणवीर गंगवा जी को, इन्होंने काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे ये जो है अच्छा, उनको लेने के लिए, उनको भी लेके मतलब पार्टी में ले आए हैं। वो चलो गंगवा जी का अपना पर्सनल विषय है, पार्टी का वो है, पर कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये पार्टी जो है इलेक्शन जीतना चाहती है कि कोई कैंडिडेट किस बैकग्राउंड का है, क्या है, वो इन कुछ नहीं देखना। ये कहते हैं हमें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। सरकार बनाने से मतलब है इन लोगों को, चाहे वो रास्ता कोई भी हो, आपकी कैंडिडेट पार्टी के कैसे। राष्ट्रीय संरक्षक को भी तो लेके आए थे ना पिछली बार, पिछले चुनाव से जस्ट पहले पार्टी ज्वाइन करवाई गई, उसके बाद टिकट दिया गया। अब आपको गलत लगता कि बीजेपी की नीति आपको गलत लगती है? नहीं, हमारे जो है सुप्रीमो इस तरह नहीं आए थे। अच्छा, कि जो है जिस तरह से अब ये जो इंपोर्ट करके ला रहे हैं, जिस तरह जिन बाई इलेक्शन में जो है कृष्ण मिड्डा को ये लेकर के बेश ले आए, पर कुछ तो मर्यादाएं होती हैं। अच्छा। आपने देखा होगा कि वो वहाँ बीजेपी के जो वो उम्मीदवार वो थे, टिकटार थी जवाहर सैनी जी, उन्होंने क्या बोला था 40 साल के मेहनत पर जी। मेहनत पर जो है 3 महीने भारी पड़े 23 दिन। तो इसी तरह से जो है हरियाणा में भी होगा, 7-8 टिकटें जो है ये सीटिंग की काटेंगे जो है। और किसी भी पार्टी से का कैंडिडेट कोई भी इनको लगेगा कि ये सीट निकाल सकता है, चाहे वो तनबल से निकाले, चाहे वो धनबल से निकाले, किसी बल से निकाले, इनका मकसद ये है, पर ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। जनता जो है मन बना चुकी है कि अब जो है भी हमें सरकार जो है एक अच्छी, जो धर्म जाति के नाम पर जो है देश को ना बांटे, जो ये ना कहे कि जो है कि भाई संसद पर जो है अटैक हुआ तब क्या कर लिया। देश की सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का जब बात आती है तो पूरा जो पक्ष हो विपक्ष हो सारा देश एक आवाज में खड़ा, एक पंक्ति में खड़ा होना चाहिए, और वो खड़ा रहता है। पर ये अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई सदन पर हमला हुआ तो क्या किया। भाई देश खड़ा था, सेना ने जो है उस वक्त भी काम किया और आज भी सेना ने काम किया है। मानता हूं कि इच्छा शक्ति जो है हर व्यक्ति की अपनी होती है, अलग अलग जो होता है। ओके सर, ओके, मतलब सर बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, एक भी बात का जवाब नहीं दे पाई। जो मुद्दे थे, मुद्दे जनता के साथ जुड़े और इनके प्रधानमंत्री ने वो वादे स्टेजों पे करे। आज मैं पूछना चाहता हूं कहां गई बुलेट ट्रेन, जो सपने दिखाए थे। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हरियाणा में रोज 5 महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, और क्राइम के रेट में हरियाणा कहां चला गया। आप मैं महिला असुरक्षा के मामले में जो क्राइम है वो हरियाणा नंबर 1 बन गया। कहां आप बात कर रहे हो? आपने हर जगह झूठ बोला, आपने करप्शन की बात करी, आपके ऊपर जो भी इल्जाम लगता है, जो मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री ना लोकसभा में जवाब देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये बात चली जाती है तब भी वहां जाके गलत हलफनामा दिया जाता है कि कैग की रिपोर्ट आ गई और पीईसी के सामने रख दी गई है। कितना बड़ा झूठ है। एक हमारा सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा हमारा न्यायालय है, वहां भी झूठ बोला जाता है। जनता के साथ तो बोला ही गया था। और उसके बाद जो रक्षा मंत्रालय से फाइलें चोरी होना, कितना बड़ा, जो ये कह रहे हैं देश की सुरक्षा करेंगे, हम चौकीदार हैं। चौकीदार कहां के चौकीदार हो आप, जब आप अपनी फाइलों की सुरक्षा, जो इतनी इंपॉर्टेंट फाइलें हैं रक्षा मंत्रालय में, अगर एक भी फाइल चोरी हो जाए, हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई फाइलें हैं, वो आप बचा नहीं पाए। आप आरडीएक्स हमारा रोज आ रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। कहां की बात कर रहे हो आप? किस बात के चौकीदार हो? और जो जनता से वादे किए थे, उन वादों से अगर आप पलटोगे, और दूसरा गौ बछड़ा हनुमान जी को कभी मुसलमान बनाना, कभी दलित बताना, ये राजनीति का एजेंडा आपका नहीं है। आप इन चीजों से बच के लोगों के जुड़े हुए मुद्दों का जवाब देने का काम करें। भागवत जी का पहला कमेंट हम ले लें। आप हरियाणा में कहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री के दावेदार जो हैं, उम्मीदवार भी हैं अपने आप में, आपकी पार्टी की ओर से दुष्यंत हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? अगर यहाँ की जनता आपको वोट भी करे तो केंद्र में आप किसको सहयोग साथ देंगे? देखिए, किसी समय मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी 1982 में 2 सीटों से शुरू हुई थी। आज हमारी जो सोच है वो पहले प्रदेश के साथ साथ इस देश की जो विषम परिस्थितियां हैं उससे देश को निकालने की है।
और जो समान विचारधारा वाले दल होंगे, हम उनके साथ मिलकर इस देश के अंदर बहुत बढ़िया सरकार देंगे। और ये नहीं है कि आप देख लीजिए कि जो नया चुनाव आएगा इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत डाउन आएगी, कांग्रेस भी इतनी बढ़त में नहीं है, और सभी दल मिलकर एक ऐसा उम्मीदवार प्रधानमंत्री का देंगे जो सबको मान्य भी होगा और सबकी तरफ। उससे पहले मैं एक बात जरूर आना चाहता हूं कि अभी अभी मेरे भाजपा प्रवक्ता आनंद जी ने एक बात जरूर कही थी कि माननीय चुनाव आयोग का भी क्लियर एक दिशा निर्देश है कि राजनीति जो सैनिकों के ऊपर कभी ना करे। आपका सबसे पहला कमेंट यही था कि खुद दुश्मनों के घर जाके मोदी जी ने उनको मारा। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर आपके पास डेवलपमेंट के कोई काम होते तो आपको सैनिकों की इस सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा ना लेना पड़ता। मैं इतना बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने मैनिफेस्टो 2014 का उठा लीजिए। सबसे पहले मैनिफेस्टो के अंदर आप कहेंगे कि धर्म से जुड़ते हैं, लेकिन राम मंदिर आपका मुद्दा था ना, तो आपने राम मंदिर बनाया। धारा 370 आपने नहीं तोड़ी, 2 करोड़ रोजगार आपने नहीं दिए, हर घर के ऊपर छत आपने दी, गंगा आपके पास साफ नहीं हुई, मुद्रा लोन किसी को बिना गारंटी से नहीं मिला। इस देश मतलब मैनिफेस्टो पे आप शुरू से हो जाइए, इनके इतने काम है, कोई भी काम इन्होंने सिरे नहीं लगाया। और आज ये जीएसटी के ऊपर वोट मांगकर देखें, ये बेरोजगारी दूर करने के ऊपर वोट मांग के देखें, ये देश की सुरक्षा के ऊपर वोट मांगकर देखें। आज कहते हैं कि हर जगह चौकीदार, हर व्यक्ति चौकीदार। क्यों देश का मजाक रखा है? पिछली बार चाय वाला था, अब की बार चौकीदार बन चुका है। मतलब कि देश की जनता को गुमराह करने के अलावा कोई इनके पास और कोई चारा नहीं है। वोट लेनी है सबसे ज्यादा। आज नीरव मोदी आज कल अरेस्ट हुए हैं जो वहां पे, ये एक प्रक्रिया है कानून की, कोई ना व्यक्ति कभी ना कभी तो अरेस्ट होगा। मतलब कि जो कोई भी बाहर की कानूनी कार्रवाई में अरेस्ट होता है वो हमने किया है, भाजपा का सबसे पहले, हो सके और ना हो। और जो फाइल के ऊपर बात की थी, अरे उस समय हम इतना ही पूछना चाहते हैं आपसे कि जब वो फाइल राफेल की चोरी हुई उस समय चौकीदार कौन कर रहा था? 300 किलो आरडीएक्स हमारे सैनिकों को शहीद कर देता है, उस समय चौकीदार कौन था? हर दिन के अंदर सैकड़ों बलात्कार इस देश के अंदर हो रहे हैं, उस समय चौकीदार कौन था? मर्डर डकैतियां इस देश के अंदर पूरी मात्रा में हो रही है, इतनी ज्यादा मर्डर डकैतियां हो रही है, उस समय चौकीदार कौन था? आप मुद्दों के ऊपर इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में क्या किया है, आप उसके ऊपर वोट मांग कर देखिए, जनता आपको जवाब देगी। ये तो वाजिब सवाल है कि इस बार मुद्दे कहीं पीछे ही छूट गए हैं सर। ज्योति जी, मैंने तीनों पैनलिस्ट बैठे थे, मैं सुन रहा था, लिख रहा था। कृपया करके आपके माध्यम से मैं इनसे कहता हूं कि जितना समय आप मुझे देंगे इनका जवाब देने के लिए, कृपया ये बीच में ना बोलें, बिकॉज फिर जो हमारे ऑडियंस है वो कुछ भी नहीं सुन पाता, ऐसे ही चीखते रहते हैं। मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुझे वो सब भाषण सुनाया जो मैं रिपीट के लिए, इन्होंने गाय और बछड़ा, अरे गाय और बछड़े की बात करते हैं आप, ये बीजेपी है जो आप लोगों को मंदिर जाना सिखा पाई। ये बीजेपी है जिसकी वजह से आप जनेऊ उधार कोर्ट के ऊपर करने लगे हो। मुद्दों पे फिर बात नहीं होगी। नहीं, मुद्दों पे फिर बात नहीं होगी। मैं यही कह रहा हूं ज्योति जी, फिर मुद्दों पे नहीं। मैं जवाब जाना सिखाया, कह रहा हूँ, हमने पूछा नहीं। बोलने दीजिए फिर, या फिर मैं चुप हो जाता हूँ। उनको जनेऊ पहनना बीजेपी ने संस्कृति सिखाई। ये गंगा माता की बात कर रहे हैं। गंगा माता जी हमारे सरकार के टाइम में वो पानी पीने के लायक हो गया और इनके नेता वो पानी पी रहे हैं। अब मुद्दों का जवाब पार्लियामेंट में पूरे 3 दिन के डिबेट में एक एक करके हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मंत्रियों ने दिए थे, और इनका जो अविश्वास प्रस्ताव था वो गिर गया था। मैं कहता ये मुद्दे जो उठा रहे इलेक्शन में जो लेके आएंगे, सरकार बनने के बाद फिर 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाइए। अब मेरे साथी ने इन्होंने कहा कि ये बीजेपी क्या करेगी, बाय हुक एंड क्रूक जो है ना सारी सीट जीत जाएगी। वोटर्स को इतना तो ना समझो कि वो वोटर बहुत सशक्त हो गया है। अब कहते हैं कि ये नहीं पाएंगे, मैंने कहा है कि डायलॉग जनता को नहीं पाएंगे, मैंने ये कहा है यार। मैंने आपके टाइम बोला नहीं था, मैं फिर लिख लो ना, लिख के बोल दे रहा मुझे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनके सुप्रीमो ऐसे नहीं आए थे, वैसे आए थे। किसी भी नेता की उसका दिल करता है जो पार्टी उसको अच्छी लगती है आए जाए उसमें। अब मेरे साथी ने कहा कि बढ़िया सरकार देंगे हम। देखिए वहां पे जितना एक महामिलावट का गठबंधन हुआ है, क्या वो प्रधानमंत्री हर एक 7 प्रधानमंत्री रखेंगे? प्रधानमंत्री एक हफ्ते में एक दिन आएगा, एक कोई इनकी सरकार का ना इनका कोई आइडिया है ना कुछ है। सरकार सशक्त बीजेपी लेड एनडीए जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री आज बीजेपी ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आप लोकसभा चुनाव को लेकर आएंगे भंडारी साहब, कहां खड़ी देखते हैं सभी पार्टियों को? जाधव साहब देखिए, बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें ज़्यादातर जो है उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है।
तो बीजेपी ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि हम कॉन्फिडेंट हैं जीतने के बिल्कुल। लिए। तो ये है कि इस सरकार ने सरकार के बनते ही जिस तरह से मुद्दों पर चर्चा की, वायदों पर चर्चा की, उन्होंने कहा जी कि हम 2022 तक 2024 तक पूरा करेंगे। तो अब यह है कि मतदाताओं को शुरुआत से ये मैसेज दिया गया है कि हमें अभी एक टर्म और चाहिए। तो ये लोग, अब विपक्ष भी अपनी तरह से बात कर रहा है कि भाई वो देखिए कि आपने जो चुनावी वादे किए थे वो आखिर में किस मुकाम तक पहुंचाए गए, ये देखने की बात है। तो उसमें कहीं ना कुछ विरोध के स्वर भी हैं और गठबंधन भी जो है, विपक्ष तो जब सेंट्रल पावरफुल होता है तो विपक्ष जो है एकजुट होने का प्रयास भी करता है। वो भी देश में ये स्थिति है कि दूसरी पार्टी जो मेन अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस, वो कई क्षेत्रों में सिमट गई, उसकी स्थिति ताकत कम हो गई और क्षेत्रीय दलों का उभार है। ऐसी स्थिति में महागठबंधन की प्रक्रिया चल रही, लेकिन उसमें भी बड़ी दरारें हैं। उसमें स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी, उन्होंने अपना गठबंधन किया, कांग्रेस को साथ नहीं लिया। तो एक बड़े स्टेट में कांग्रेस को साथ न लेने से विपक्ष की जो महागठबंधन की राजनीति है वो काफी कमजोर होती दिखाई देती है। और एनडीए का अपना एजेंडा है, वो भी अपने जो है क्षेत्रीय दलों के साथ उनके अपने गठबंधन है, बिहार में है और दूसरे नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ में है। तो ये इस बार क्या है कि काफी कुछ जो है अलग तरह की स्थिति है मतदाता के सामने कि उसको ये फैसला करना होगा कि आखिर में जो सरकार ने कोई करीब 10 साल का ही एजेंडा लेके काम शुरू किया है उसको वोट दिया जाए, और 5 साल के दौरान उसकी स्पीड बहुत कम रही है। स्पीड पर तो चैलेंज किया ही जा सकता है कि जो स्पीड अब 5 साल का जो मैंडेट मिलता है उसमें जो जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह का काम दिखाई नहीं दिया जी। तो यह है विपक्ष के सामने अपनी चुनौती है और सत्तारूढ़ दल के सामने अपनी चुनौती है, एनडीए के सामने अपनी चुनौतियां हैं। और उन्होंने एक बार अपने चेहरे को कॉन्फिडेंट बनाने का प्रयास किया है कि ज्यादातर कैंडिडेट को रिपीट किया गया है। ठीक है भंडारी साहब, पुलवामा अटैक के बाद हालांकि चीजें अलग हैं, शहादत को हम सियासत से ना जोड़ी, लेकिन लगता है कि बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बन गया है देश में। बिल्कुल ज्योति जी, बिल्कुल नहीं है। जो इन्होंने झूठ फैलाया था, जो इन्होंने शौर्य के ऊपर, हमारे सेना के शौर्य के ऊपर राजनीति करने का काम किया था, वो जनता जनार्दन अच्छे ढंग से जान गई है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मंदिर की बात कर रहे हैं कि हमने आपको मंदिर जाना सिखा दिया, हम सच्चे हिंदू हैं, आपके जैसे झूठे हिंदू नहीं, जो कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। 91 के बाद आपने ये राम जी के साथ जो वादा करके वो झूठा प्रचार किया और सरकारें कई बार बना ली। जो पार्टी प्रभु राम के साथ झूठ बोल सकती है वो जनता के साथ तो बिल्कुल झूठ बोल सकती है। तब इन्होंने कहा जब वाजपेयी जी की सरकार बनी, हाँ राम मंदिर इसलिए नहीं बना सकते, हमारी सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है। इस बार तो इनको पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार दी गई, राष्ट्रपति भी इनका है, राज्यसभा, सब जगह इनकी मेजोरिटी सरकार है। जहां ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, आज सब जगह आपकी सरकार है, फिर राम मंदिर क्यों नहीं बना? आप मंदिर के नाम पे राजनीति कर सकते हो। मंदिर आपने हिंदू धर्म को पेटेंट नहीं करवा लिया, हम मंदिर जाने के पहले हकदार हैं, हम जाएंगे और आपसे सीख के नहीं, हम सच्ची श्रद्धा के साथ जाते हैं, राजनीति करने वहां नहीं जाते। आपके पेट में दर्द होता है जब राहुल गांधी मंदिर चले जाएं, जब प्रियंका गांधी मंदिर चले जाएं, वो तो किसी और एंगल से आपको लगता है कि राजनीति है। आप मंदिर के ऊपर राजनीति करना बंद करें, जो कसम खाई थी उसको पूरा करने का काम करें, तब आप कहते हो न्यायालय में ये केस है। दूसरी तरफ आप गंगा साहब की बात सुनिए, मैं 3 बातों में देखिए ज्योति जी, सभी बातें भी पास हुई। मैं इनसे बहुमत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 370 और कश्मीरी पंडितों को जिन्होंने बसाने का काम किया था, अभी तक इनकी सरकार ने एक भी कश्मीरी पंडित को कश्मीर में बसाने का काम नहीं किया। धारा 370 के ऊपर इनके पास क्या कमी थी? लोकसभा में इनके पास पूरा बहुमत था और जो आधे से ज्यादा इनके राज्य थे, अभी पिछले चुनाव हुए 3 राज्य इनके हाथ से निकल गए। क्या इन्होंने वो लोकसभा के अंदर पारित करवाया? क्या आधे से ज्यादा राज्यों के अंदर ये प्रस्ताव लेकर गए 370 के ऊपर? और उसके बाद राज्यसभा का आता है। मैं कहता हूं कि जब राज्यसभा में आपका प्रस्ताव आता तो ओपन हाउस कर देते, पूरा देश देखता। अगर कांग्रेस वाले या कोई और पार्टी 370 के खिलाफ जाती तो देश अपने आप जवाब देता उनको। ये इन्होंने हर चीज में धक्का किया, बेरोजगारी बढ़ाने में धक्का किया, करप्शन फैलाने में इनका पूरा धक्का हुआ। अरे कुछ एक सांसदों से धक्का कर लेते कश्मीर के मुद्दे पे, हम वो धक्का सह लेते, देश आपको दाद देता, आपके साथ चलता, हम इस चीज पर तारीफ करते। लेकिन 370 पे अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया हो तो आप हमें यहां भरे मन से बचा दिए। इस देश को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो चुनावी शंखनाद हो चुका है, सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत की जुगत में जुटी हैं। सनवार साहब, आपसे सवाल ये है सर, मुद्दों की बात आप लोग नहीं कर रहे हैं कभी चौकीदार को लेकर, उससे पहले विपक्षी पार्टियों के तो ये भी आरोप थे कि आप शहादत में वोट खोजने में जुटे हैं पुलवामा अटैक के बाद। बिल्कुल ज्योति जी, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो
उनका समुचित तरीके से जवाब जनता के सामने है। और जहां जहां भी विपक्ष ने शहादत के ऊपर ये आक्षेप लगाए हमारे ऊपर, वो जनता इनको पूरी तरह से जवाब दे चुकी है। पार्टी सेना का रेस्पेक्ट करना, सेना की बड़ाई करना, कोई उसमें वोट लेने की राजनीति नहीं होती। राजनीति वहां होती है जहां वो बीके हरिहर कहता है कि नरेंद्र मोदी और इमरान खान ने मिलकर ये किया है। आज एक एसपी का लीडर कह रहा है कि तो बीजेपी, ये राजनीति है इतनी नीचे। हम सेना की शहादत को बड़ाई करेंगे, उसका वोट ले, जनता जानती है किसका। हमारी सिर्फ है कि इच्छा शक्ति जो हमारे में थी उसको डिसीजन, देखिए ये आप मानेंगे, सारे विपक्ष के नेता ही मानेंगे, हमारी आर्मी एक डेमोक्रेटिक आर्मी है, ये पाकिस्तान की आर्मी नहीं है। सुओ मोटो एक्शन नहीं लेती, अपना करती है। हमारे प्रधानमंत्री मैं हमारे तो क्या ये तो मानते नहीं, प्रधानमंत्री कंट्री के होते हैं, हमारी पार्टी के हैं, देश के हैं। उन्होंने कहा कि सेना को पूरी छूट, आपने ये डिबेट कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके लिए अगर वो जो 12 जहाज वहां गए थे तो अगर उनमें देखिए एक्सीडेंट तो होता, वो भी गिर सकते थे। हमारी सेना उसमें सक्षम है, बट लड़ाई लड़ते वो तो उस वक्त क्या किसका इस्तीफा मांगते ये पड़ता। तो ये कहना कि इस वक्त विपक्ष जो है वो अपनी सर्वाइवल की राजनीति कर रहा है। एक ही मुद्दा आ गया है, मोदी वर्सेस एवरीबॉडी। तो मैं ये मुद्दे, अभी इलेक्शन आ रहा है, सब कुछ है और इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि मोदी बनाम सभी, विपक्ष के सभी लोग मोदी बनाम। मैं पूछना चाहता हूँ, जितनी पार्टीज के लोग बैठे, पत्रकार बैठे, हमने कई बड़े मुद्दे रखे, उसका कोई जवाब नहीं आया। बार बार सेना के ऊपर बात होती है, मैं सेना के ऊपर की बात कर रहा हूँ। आप जब सेना के वीरता की बात करोगे, उनके शौर्य की बात करोगे तो हर आदमी आपके साथ है, परंतु जब आप सेना के नाम पे वोट लेना चाहोगे उसके हर आदमी खिलाफ है। आप ज्यादा घुमावदार बात नहीं कर सकते। आपने इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, मैं बताऊं ना, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, यूपीए 1 में 3 बार हुआ, यूपीए 2 में 2 बार हुआ, अब नरेंद्र मोदी की सरकार में 2 बार हुआ। परंतु आज से पहले कभी भी इस सर्जिकल स्ट्राइक का लाभ किसी ने राजनीतिक रूप से लेने की बात नहीं करी। परंतु ये सरकार ऐसी है क्योंकि इन्होंने कोई काम तो किया नहीं। जो प्रधानमंत्री जियो की एड में अपना विज्ञापन दे और बीएसएनएल के लोगों को 4 महीने की सैलरी ना दे, ऐसा प्रधानमंत्री आपने कभी देखा है? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और कहीं नहीं हो सकता। आप धारा 370 की बात मेरे मित्र कर चुके हैं। जीडीपी आज देखिए, नोटबंदी जैसा ऐसा महाघोटाला आज तक नहीं हुआ। आरबीआई खुद कहता है हमारी परमिशन के बिना मोदी ने अपने आप तानाशाही तरीके से वो लगा दिया। नोटबंदी से वो प्रधानमंत्री कहते थे 50 दिन का समय दे दो, अगर मैं काला धन ना ला पाया, आतंकवाद खत्म ना कर पाया, पत्थरबाजी ना खत्म कर पाया, जिस चौराहे पे मर्जी मुझे सजा दे देना। वो कहां गए 50 दिन? आज पत्थरबाजी भी वैसे चल रही है, आतंकवाद भी वैसे चला। काले धन की बात मैं विशेष तौर पे करना चाहूंगा। 2017 में 50% स्विस बैंक में और क्यों बढ़ गया? आप हर बात पे राजनीति करना बंद करो। जो विकास की बातें आपने कही थी, लोगों को जुमले बताए थे, आज रोजगार आपका पकौड़ा हो गया। आप इन बातों से बच के अपने विकास के मुद्दे में बताएं। इनेलो से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं सतवीर सैनी सर, आपका स्वागत है चर्चा में। और चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर हम कर रहे हैं कि बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है, बाकी पार्टियां क्या कुछ कर रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। आज ही आपके विधायक जो है रणबीर गंगवा बीजेपी में चले गए हैं, कितना बड़ा झटका मानते हैं खुद के लिए? देखो, आवागमन तो चुनाव के टाइम पे होता ही रहता है, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं, क्योंकि जिसको जैसी सुविधा लगती है वो चला जाता है, इसमें कोई बात नहीं। आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, कुछ नए आए भी, हमारी तरफ भी आए हैं। आपकी तरफ कौन आया सर? कुछ दिन पहले कलीराम पटवारी चले गए थे, पूर्व विधायक थे, अब आपके विधायक चले गए हैं। 4 आपके विधायक वो हैं जिनकी ओर से भले ही इस्तीफा नहीं दिया गया के, लेकिन साथ खड़े हैं जेजेपी के। बताइए कौन आया आपके साथ सर? मैं तो वही कह रहा हूँ, आवागमन जब चुनाव होते हैं सारी पार्टियों से आते भी हैं जाते भी हैं, हमारी तरफ भी कुछ आए हैं, उधर भी गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कौन आया कौन गया। जेजेपी के प्रवक्ता, ठीक है सर, जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं भाग सिंह जी, वो ये सवाल कर रखे हैं कि आपकी पार्टी के साथ आया कौन है नया, बता दीजिए। हमारी पार्टी में हाँ कौन नया आया बताइए? पीछे कांग्रेस के भी 1-2 लोगों ने ज्वाइन किया था और दूसरी पार्टियों से भी आए हैं। कांग्रेस का कौन ज्वाइन किया है? भंडारी साहब पूछ रहे कांग्रेस से कौन? सैनी सर, कांग्रेस का कौन ज्वाइन कर गया आपके? सुनो मेरी बात, ये आज ये हिसाब लेने के लिए नहीं बैठे मैं कौन ज्वाइन किया कौन नहीं किया। अच्छा, बात है चुनाव की। चुनाव जो हम दिखा देंगे अपनी ताकत है। अब तो आवागमन पे जो जाने वाला होता है,
जिसका नीतियों में विश्वास नहीं, पार्टी नीतियों जाए उसको फिर रोकने का क्या? सर आया कौन है आपके पास? आने आपने कहा आए भी हैं और गए भी हैं, आया कौन है? वो मेरे पास लिस्ट है। अगर कोई आया होता तो लिस्ट होती, गंगवा जी का नाम है, कोई नामदार आपके पास आता तो आपके पास लिस्ट भी होती, आप हमें बताते भी। चलो पॉइंट अब आपके कहने से नहीं, जो आप कहना चाहते हैं आप कहिए, मैं जो कहना चाहता हूँ मैं कह रहा हूँ। कहिए जी, कहिए। अब आप जो भी कहिए उसका मैं जरूरी नहीं हर बात का कोई जवाब नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को बता दीजिए ना, अपने कार्यकर्ताओं को तो बता दीजिए ना सर, उनके ठीक है उनके मनोबल के लिए बता दीजिए ना कि अगर कुछ लोग गए भी हैं तो हमारे पास भी कुछ बड़े लोग आ गए थे, बड़े नेता आ गए थे। नहीं, हमारी पार्टी में कोई कमी थोड़ा ही है, जो मौजूद है उसमें क्या कमी है? हमारे अच्छा। तो वर्कर हमारा मजबूत है। जो इस तरह के आवागमन में विश्वास करते हैं, इससे कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। हमारा वर्कर ग्राउंड लेवल पर मजबूत है और हमारा नेतृत्व सक्षम है, हमारे कोई दिक्कत नहीं इस बात सैनी में। साहब, इसका मतलब रणवीर गंगवा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्या? किससे? रणवीर गंगवा विधायक के जाने से इसका मतलब इन लोग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो नहीं कोई फर्क पड़ता। जो जिनका पार्टी की नीतियों में विश्वास नहीं है, इसका इतना आज तक तो बड़े भारी भरकम नेता थे, अपनी कोई कमजोरी है या कोई सुविधा की आज तक तो बड़े भारी भरकम नेता थे वो जो है अपने हमारा और वर्कर आज मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, इसलिए कोई इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। आज जो है रणवीर गंगवा कुछ नहीं रहे हैं। जादव साहब, आपको क्या लगता है सर बीजेपी के साथ आ गए हैं गंगवा, बीजेपी को कितनी मजबूती मिल सकती है और क्या मानकर चला जाए कि हिसार से बड़ी दावेदारी रखेगी उनके लोकसभा सीट के लिए? देखिए, बीजेपी के पॉइंट्स तो बड़े ही है। अगर एक एमएलए जो है पार्टी को छोड़ के आए और एक मैसेज गया कि अभी जो है इनेलो का जो पार्टीशन हुआ था, तो ये माना जा रहा था कि इनेलो के जो नेता और एमएलए हैं वो तो सारे जेजेपी में ही जाएंगे, लेकिन अगर वो बीजेपी में चले गए तो इससे क्या है कि जेजेपी की छवि पर भी प्रभाव पड़ा है कि वो जो उनके नियरेस्ट राइवल हैं वो ना उनकी तरफ आके और बीजेपी की तरफ चले गए। इसका मतलब ये है कि इनेलो को रहते हुए उन्हें एमएलए ने अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए बीजेपी को ज़्यादा फेवरेबल माना, ज़्यादा मजबूत माना। उनको लगा कि वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है या इस पार्टी की संभावना ज़्यादा है। तो ये था कि अब ये इससे जेजेपी का भी पक्ष जो है थोड़ा कमज़ोर हुआ है, चाहे ये पूरी तरह न माना जाए, लेकिन कुछ ना कुछ। पर बहुत छोटा जवाब। नहीं, देखिए हिसार के अंदर जहां से गंगवा जी विधायक थे, हमारी पार्टी जब से हिसार से हमने वहां बहुत बढ़िया, हमारे पास वहां विधानसभा के भी और लोकसभा तो भी दुष्यंत जी ने खुद कहा है, अगर रणवीर गंगवा जी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो जैसे मैंने जितना सुना है टीवी चैनल और उसके माध्यम से कि वो शायद हिसार से उम्मीदवार हो सकते हैं, तो हिसार से उम्मीदवारी का तो उनको कोई प्रश्न ही नहीं है जेजेपी के अंदर, ना जेजेपी के साथ ना उनकी कोई बातचीत चल रही थी, ना हमने कोई इतना प्रयास किया था उनके लिए। तो उनकी अपनी इच्छा थी कि वो इंडियन नेशनल लोकदल में उनको अपना भविष्य सुरक्षित नहीं नजर आया। और धीरे धीरे हम तो एक बात और कहना चाहते हैं इसमें, अगर जैसे जैसे करण चौटाला जी ने कहा था कि भगवा रंग कर दी जाए हरा का, तो वो भगवा कर्ण इसी तरह चल रहा है। ये विलय सीधा भगवा और हरा एक साथ करने की बात थी। लेकिन जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस देश के बहुत नामी नेता रहे राष्ट्रीय स्तर के, जब उनकी चिट्ठी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बराड़ा साहब जो पहली बार विधायक बने हैं, जहां तक मेरा अंदाजा है, वो उनकी चिट्ठी को कहते हैं कि मैंने उनकी चिट्ठी फाड़ के डस्टबिन में डाल दी। तो मैं नेता प्रतिपक्ष से आज जरूर पूछना चाहता हूं कि वो पिता का सम्मान कहां करते हैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का इतना अपमान होता है। वो उनके पैरों में गिरने की बात है, इतनी लालसा सत्ता के अंदर आने की उनके अंदर आ चुकी है कि आज पिता के अपमान का भी कोई मोल नहीं है। और मैं तो यही है विलय की बात थी, मेन मुख्य लोग भारतीय जनता पार्टी में कलीराम पटवारी जी गए, इनके किसान सेल के अध्यक्ष से प्रदेश के गंगवा जी चले गए हैं, ये सीधा सीधा विलय नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे जिसको विलय ही कहते हैं जब इनके पास कोई नहीं रहे। सतवीर सैनी जी जवाब देंगे इस बात का? ये विलय ही है एक तरह का। आप लोगों ने कहा कि हरा और भगवा एक साथ आ जाइए, हरा भगवा में कन्वर्ट होने में विलय का बात कहां से आया है? विलय का तो कोई सवाल ही नहीं है। सर चिट्ठी पर जवाब दिया कोई भाजपा को? की संभावनाएं होती है, हमेशा होती है, जब इस तरह के चुनाव की बात आती है। उस बारे में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से उनके मन की बात जानने की बात की थी और इसमें आगे पूछे। मैंने तो कल भी ये बात कही थी कि अपने कार्यकर्ताओं का आपने उनका रुख जानना, उनके मत को समझना है, उसमें कोई सी बुरी बात है। अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, ना कोई बात है। जो चिट्ठी डस्टबिन में डाली उसके बारे में कुछ कहिए। स्टेटमेंट देता है हमने चिट्ठी टोकरी में डाल दी, फलाना तय किया, ये कर दिया, हमें वो अध्यक्ष है भाजपा के। ये राजनीतिक बयानबाजी है, ये चलती है चुनाव के टाइम में राजनीतिक बयानबाजी। नहीं, इतना अपमान नहीं सहा जाता। खैर आपकी सह सकते हो आप।
ऐसा है, अगर आपको इसमें इस तरह की बात आप इसको लेते हैं, आप मान नहीं है, आप लोगों ने क्या किया था? दिग्विजय जी ने क्लियर कहा कि माफी मांगे बराला जी इस बात के ऊपर। अरे दिग्विजय जी ने स्टैंड लिया है, आपके अभय सिंह जी ने स्टैंड नहीं लिया। दिग्विजय जी ने कहा है कि माफी मांगे अभय सिंह चौटाला इस बात के ऊपर। आपने कब कहा कि माफी मांगे? उन्होंने कहा बराड़ा साहब इस बात पे माफी मांगे कि इतने बड़े राष्ट्रीय नेता का अपमान करते हो। आपने एक शब्द भी, आपकी हिम्मत नहीं है भाजपा अध्यक्ष को कहने की। राजनीति को बयानबाजी करता है बेफिजूल की। भाजपा में कई नेताओं को भाजपा बेफिजूल की स्थिति में नहीं है कि वो अध्यक्ष हैं, मौजूदा सरकार के लोग हैं। माफी मांगने का क्या मुद्दा हुआ? ठीक है, अभिषेक वाले साहब, आप बोलिए सर। देख रही है जनता, देख रही है, उनको देगी सर। चलिए आपको जो कमेंट करना है बोलिए। नहीं, मैं तो ज्योति जी, बिकॉज आप चैनल का आपका टाइम पूरा होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी मेरे साथी फायर ब्रांड प्रवक्ता कांग्रेस ने बताया मंदिर के बारे में। मैं पूछना चाहता हूं, इनके द्वारा इनका जो 2.77 एकड़ लैंड का जो डिस्प्यूट है वो किसको मिलना चाहिए, आप बता दीजिए। बाकी स्टेप्स तो हम ले लेंगे। आपका क्या रुख है मंदिर? मैं आपका ज्ञान दुरुस्त कर दूं। ज्योति जी, आपको भी पता होगा 84 में ये राम मंदिर के ताले किसने खुलवाए थे? राजीव गांधी जी ने। आप तो सिर्फ उस पर राजनीति करते हो। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप बताइए, जिस राम के नाम पे आपने 3 बार सरकारें बना ली, आपने अपने प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री बना लिए, आपने वहां पे कई बार राष्ट्रपति बन गया, आपका राज्यसभा में सांसद बन गए, आप कांग्रेस मुक्त की बात करने लग गए। आप हिंदुओं को, आप अगर हम मंदिर में चले जाओ तो आपके पेट में दर्द होता है। आप बताइए कि आपने मंदिर क्यों नहीं बनाया, ये बताइए। आपका वादा था, आपने मंदिर क्यों नहीं बनाया? आप लोगों का रुख क्या है उस पर ये पूछा गया। सिंपल एक लाइन, आज कोर्ट में फैसला है, हम तो सुनिए, तो आपका क्या है उसमें बताइए। नहीं, सुनिए ज्योति जी 84 में मैं खुद कह रहा हूँ, ये मंदिर आज जो मंदिर आज भारतीय जनता पार्टी में, ज्योति जी, जो वहां मंदिर था, आज वहां जाके देखे रामलला कहां पे है। वो एक टेम्परेरी शेड में इन्होंने रख दिया, उसका ये हाल है। और आप खुद राजमहलों में रह रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आप बताइए, वादा आपने किया था, जवाब दीजिए। आज पहली बार हो रहा है सत्ता पक्ष विपक्ष से जवाब मांग रहा है। सारी सत्ता इनके पास है, सारा तंत्र मंत्र सब कुछ इनके पास है। और इन्होंने वादा किया था, ये बता दें इन्होंने क्यों नहीं मंदिर बनाया? अभी पहले तो इनकी ये बात थी कि हमारे पास पूरी मेजोरिटी नहीं है। अब तो मेजोरिटी भी पूरी केंद्र सरकार में मिल गई। आप बताइए आपने क्यों नहीं बनाया 5 साल में? और मैं बताना चाहता हूं ज्योति जी, ये तो वो सरकार है जिसने जो कि पाकिस्तान का झंडा मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती, उनके साथ इन्होंने 4.5 साल सरकार बनाई, वहां राजपाट का एंजॉय किया। और वही अमरनाथ यात्रा पे कई बार अटैक हुआ, पत्थरबाजी। इनके जो आज RDX आया, वो आपको एक वाकया पता होगा, एक आदमी महबूबा मुफ्ती ने वो बंद किया था कि बैरिकेड बंद होने चाहिए, जिसके कारण आज RDX हमारे देश में आया और शहादत हुई इनकी नाकामियों की वजह से। और आज ये बातें क्या करते हैं, ये हिंदुओं की बात करते हैं। आप बताएं ना मंदिर कब बनेगा? हमने आपकी सरकार, देश प्रजातंत्र में आपको ताकत दे दी, लोगों ने आपकी ज्योति जी डिबेट एक बार दोबारा दिखा देना। इन्होंने किसी भी बात का जवाब दिया हो, किसी भी बात का जवाब दे दिया। क्लियर करेंगे। आज ये कोर्ट में मुद्दा है, सुनिए कोर्ट में मुद्दा है ज्योति जी, इस पे कोई भी बात बोलना बड़ाई वो है। और आज जो इन्होंने वादा किया था, मैं उसके ऊपर पूछ रहा था, कसम राम की खाते हैं मंदिर वही बनाया, उसके ऊपर क्या किया? उम्मीदवारों को लेकर आप लोगों के सामने चुनौती जरूर रहेगी। नई पार्टी आप लोगों की है, बड़े चेहरे जहां दूसरी पार्टियों के होंगे, आपके नए चेहरे रखेंगे उनके सामने। देखो ज्योति जी, हरियाणा में हमारी पार्टी के सामने कोई किसी किस्म की चुनौती जो है बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा का वोटर जो है उन सब पार्टियों को आजमा चुका है। उनको वोट नहीं देगा जो जाति धर्म के नाम पर जो है वोट मांगते हैं और आपस में भाईचारा खराब करते हैं। और रही बात जिस स्ट्राइक, ये एयर स्ट्राइक के ऊपर जो है ये को बुलाना चाहते हैं, एलिगेशन आप लगाते हैं भाटीवाल साहब, उस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया आपके नेता जी। नहीं, वो पार्टी हम 4 साल पहले छोड़ चुके हैं। कब छोड़ चुके हैं सर? कब छोड़ चुके हैं? 4 साल पहले जो है हम पार्टी छोड़ चुके हैं। पिछले 4 दिन पहले तक आप 2 साल कहते थे, वाकड़ा एकदम से 4 साल का हो जाता है। कब छोड़ चुके हैं सर? बता दीजिए, बताइए कब इस्तीफा दिया गया उनकी ओर से, बताइए।
राजकुमार सैनी जिस दिन एमपी बने थे उसके 8 महीने के बाद में जो है कब उन्होंने इस्तीफा दिया गया सर? 8 महीने के बाद में जो है हमने अपनी अलग राह बना ली थी और तब से चलिए, जो है हम राह अपने बना ली। अलग सर, ये अलग क्या रास्ते ये पर होता चल रहे क्या हैं। कि इस्तीफा दिया जाता है बाकायदा अगर आप छोड़ देंगे पार्टी को? नहीं पार्टी निकाल वो पार्टी निकाल दे अगर उनको चलिए नहीं दत्तवा लगता जी है आप तो। बोलिए सर। मैं लास्ट में अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक पे मेरे भाजपा प्रवक्ता ने कही थी कि राजनीति नहीं, येदुरप्पा जी ने इसके ऊपर एक बयान दिया था कि अब हमारी सीटें और बढ़ेंगी। उन्होंने बयान देने के बाद क्लियर राजनीति है। मैं रतन टाटा जी हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने एक बात कही कि जिस देश के सैनिकों के बलिदान के ऊपर राजनीतिक हो और कहें कि इससे हमारा कद और बढ़ गया है, हमारी पब्लिसिटी और बढ़ गई है, उस देश का पतन निश्चित है। तो इसके ऊपर इनको ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने एक बात जरूर कही थी लास्ट में कि डॉलर हम 40 रुपए लेकर आएंगे। नोटबंदी करने के बाद 58 छोड़ा था, 78 के ऊपर इन्होंने डॉलर पहुंचा दिया। डॉलर का ये रेट नहीं कम कर सके और किसी बात के ऊपर ये खरे नहीं उतरे। ये देश से किस मुद्दे के ऊपर देश के ऊपर जाएंगे? सतवीर सैनी जी आप हैं फोन लाइन पर, दिया आखिरी कमेंट आपका, बोलिए जल्दी। देखिए भाजपा हर मुद्दे पे नाकाम रही है। जो इनकी जितनी भी इनकी जो घोषणाएं थी वो उस तरह से पूरी नहीं की, कोई लिपापोती करके काम किया है। मेन अगर 2-3 बात भी मैं करूं, जिस तरह से किसानों को इन्होंने कमर तोड़ी है, कर्जे के नीचे दबाया है, 4.5 साल के बाद की यात्री दूरी और बहुत सारे इनके थे 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी। जो भी मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं, जो देश के लोगों को इन्होंने आश्वासन दिए थे, झूठे आश्वासन दिए, कुछ किया नहीं। उसमें इनका जो पार्टी का जो भूल गए हो क्या? आने वाले दिनों में जीत को तो 4-5 दिन ही हुए हैं। दूध पानी का पानी होगा। इन्होंने सैनी साहब पानी तो होगा। चलिए ठीक है, जादव सैनी साहब साहब आपकी पानी आखिरी तो होगा, टिप्पणी, जीत चर्चा को की भूल गए क्या? आखिरी 15 टिप्पणी दिन आपकी की ओर से बात बोलिए। है। आखिरी टिप्पणी आपकी, बोलिए जादव साहब। देखिए अब सिनेरियो ये है कि बीजेपी का केंद्र में सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी अपना काम कर रही है, विपक्ष की जो है एकजुटता की कमी है। तो ये सारे मुद्दे इस तरह से जो चुनावी मुकाबला है तो अभी बड़ा मिला जुला दृश्य है। और हरियाणा में भी कुछ ऐसी स्थिति है कि विपक्ष जो है एकजुट नहीं, कांग्रेस एकजुट नहीं और तमाम जो पोलराइजेशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया है। तो इस तरह से अभी मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो जिस तरह से अपने कैंडिडेट रिपीट किए हैं तो वो कॉन्फिडेंट है। चलो ठीक है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए। तो बड़ी बात में बड़ी बहस की इस विषय को लेकर कि बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की स्थिति क्या है और सियासी हालात क्या कुछ है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।